अगले दिन सुबह वो उदास बैठा होता है। तभी चित्रा उसके पास आती है। सोहन, तुझे हुआ क्या है? ऐसे उदास क्यों बैठा है? मेरी सरकारी नौकरी कैंसिल हो गई है। क्या? ये कैसे हो सकता है? उन्होंने वो नौकरी किसी विकलांग इंसान को दे दी। मैं अब कुछ भी नहीं हूँ। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। ले सोहन, अब तो लड्डू खा ले। अरे माँ जी, सोहन को नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? ये क्या कह रही हो? मैंने इतनी मेहनत से लड्डू बनाए और अब ये? सोहन, ये सब तेरे कारण हुआ। मैंने सारा वक्त लड्डू बनाने में बर्बाद कर दिया। मुझ बुढ़िया की हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि ये सब करूं, लेकिन फिर भी किया। और अब तू बता रहा है कि नौकरी नहीं है। माफ कर दो दादी, मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। तभी पूनम और गौरी वहाँ आती हैं। ले, आ गई तेरी महारानी। अब इसे संभाल ले। 80,000 रुपए की नौकरी गई, अब 20,000 में गुजारा कर। क्या? हाँ, अब कर मेरा पति मेरा पति। हाँ जरूर, मेरा पति चाहे 80,000 कमाए या 20,000, वो मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। पूनम, तुम सच में सबसे खास हो। सोहन खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद तैयार होकर वापस आता है। उसने सफेद शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी। वो पूरा सरकारी बाबू लग रहा था। अरे, ये क्या पहन लिया तूने? ये तो बिल्कुल सरकारी बाबू लग रहा है। मेरी नौकरी नहीं गई थी, मैं बस देखना चाहता था कि जब सब कुछ छिन जाए तो असली अपना कौन होता है। मतलब तूने हम सबको बेवकूफ बनाया? ये तो गड़बड़ हो गई। और अब मुझे पता चल गया है कि कौन मेरे साथ है और कौन नहीं। वाह जेठ जी, आज तो बाजी मार ली। तभी अचानक चित्रा का फोन बजता है। वो फोन उठाती है और हैरान रह जाती है। क्या? मैं आ रही हूँ। किसके फोन ने चित्रा को ऐसे हिला दिया? जानने के लिए देखिए जैसी सास वैसी बहू का अगला पार्ट। और वो पार्ट आपसे मिस ना हो जाए, उसके लिए हमारे चैनल एनएम स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब तक आपने देखा कि रामकली चित्रा को और चित्रा पूनम को डांटती रहती है। चित्रा तो रामकली को जवाब दे देती है, लेकिन पूनम चित्रा से कुछ नहीं बोल पाती है। फिर पूनम की देवरानी गौरी शादी करके घर में आती है और वो चित्रा से तंग आकर उसे उल्टा जवाब दे देती है। इसके बाद सोहन की सरकारी नौकरी लगती है तो रामकली, चित्रा और पूनम उसे अपनी साइड में करने में लग जाती हैं। पर आखिरकार पूनम ही सफल होती है। लेकिन तभी चित्रा के पास एक फोन आता है जिससे वो घबरा जाती है। अब आगे क्या? मैं आ रही हूँ। क्या हुआ माँ? अरे क्या हुआ, कुछ बोलेगी? अस्पताल से फोन था, राजीव का एक्सीडेंट हो गया है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? जल्दी चलिए अस्पताल। हाँ चलो, फटाफट चलो। सब लोग फौरन अस्पताल पहुंचते हैं, जहां राजीव एक बेड पर लेटा था। क्या हो गया मेरे बच्चे तुझे? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? तो यहाँ अस्पताल में लेटा क्या कर रहा है? अरे मेरा मतलब कुछ खास नहीं हुआ, एक कार से जरा सी टक्कर लग गई थी बस। आप ठीक तो हो ना? अब पूछने से क्या फायदा, जो होना था वो तो हो चुका। ये सब तेरी ही वजह से हुआ है। मैंने इतना समझाया है कि औरत को मर्यादा में रहना चाहिए, वरना उसके पति पर आफत आती है। अब देख लिया तूने मेरा कहा न मानने का असर। अच्छा, तो ससुर जी इसी वजह से जल्दी चले गए? अरे गौरी, क्या बोल रही हो तुम? और माँ आप भी चुप रहो, ये फालतू का अंधविश्वास छोड़ दो। तो यहाँ से छुट्टी कब होगी? हाँ हो गई बस छुट्टी, चल ही रहा हूँ, ज्यादा चोट थोड़ी लगी है मुझे। हाँ चलो घर चलो, मुझे भूख लग रही है। चलो दीदी। वो सब लोग घर वापस चले जाते हैं। अगले ही दिन पता चलता है कि पूनम प्रेग्नेंट है। घर में खुशी का माहौल था। माँ, पूनम पेट से है। क्या? ये कब हुआ? मेरा मतलब हाँ, बहुत अच्छा। तूने तो सच में मेरा मान बढ़ा दिया बेटा। तू तो कहती थी ये आजकल की लड़कियां कुछ नहीं करती, देख लिया, बहू ने कमाल कर दिया। हाँ बताओ भला, पूनम दीदी मुझे इतनी सी उम्र में चाची बना रही है। हाँ, तू तो जैसे 16 साल की है ना, जो इतनी सी उम्र बोल रही है। अरे मैं परदादी बनने वाली हूँ। जी दादी। अचानक अगले दिन पूनम की माँ लीला घर आ जाती है। बेटी, अब मैं यहीं रुकूंगी। तू पेट से है तो अब तेरी मदद के लिए मुझे तो मौजूद रहना ही पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं समधन जी,
आप तो रुक ही जाइए, आखिर आपकी बेटी है, आपका हक बनता है। हाँ हाँ, हमारे यहाँ तो कोई भी कुछ नहीं करता, आपको रुकना ही चाहिए, कहीं आपकी बेटी को कोई मार के खा जाए। क्या? उनका मतलब है कि आप होंगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा। लीला वहाँ रहने लगी। चित्रा उसके सामने तो प्यार से रहती, लेकिन उसके पीछे उसकी खूब बुराई करती। ये लीला तो यहाँ जम गई है जैसे खुद ही बच्चे को जन्म देने वाली हो। अरे वो तो जन्म देने के बाद भी रुकने वाली है ताकि उसे पाल भी सके, और फिर वो बच्चे को स्कूल भी छोड़ने जाएंगी। अरे बस करो और कोई रास्ता निकालो। लीला को हर काम में टोकने की आदत थी, जिससे चित्रा परेशान हो गई थी। चित्रा जी ऐसे मत काटिए प्याज, उंगलियां कट जाएंगी। मैं प्याज काट रही हूँ या तलवार चला रही हूँ? अरे सब्जी में नमक इतना क्यों डाला? अरे आंटी जी, नमक क्या कम करूँ? आपको पसंद नहीं आया तो अगली बार बिना नमक की ही बना दूंगी। और क्या, बिना नमक वाली स्पेशल सब्जी। समधन जी, अगली बार खाना आप ही बना दीजिए ताकि कोई गलती ना हो। आखिरकार चित्रा ने तंग आकर पूनम से अकेले में बात की। पूनम, अपनी माँ को वापस भेजने का कोई तरीका निकाल, मैं उनकी टोकने की आदत से पक चुकी हूँ। जी माँ जी, मैं उनसे बात करती हूँ। इससे पहले कि पूनम अपनी माँ से जाने की बात करती, अचानक चित्रा की बहन रूपा आ जाती है। रूपा को एक कान से कम सुनाई देता था। अरे बहन, मैं आ गई हूँ, कितना समय हो गया तुमसे मिले हुए। अरे रूपा, इतने दिन बाद आई हो, अब तो 1 महीना आराम से रुकोगी। क्या 1 महीना? हाँ हाँ, मैं रुकूंगी आराम से। वैसे भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अगर मौसी जी रुकेंगी तो मेरी माँ क्यों जाए? अब तो माँ भी यही रहेंगी। ये घर तो धर्मशाला बनता जा रहा है, कौन कौन रुकने वाला है और कब तक? दादी, मैं भी अपनी बहन को बुला लेती हूँ, मैं क्यों पीछे रहूँ? क्या तू भी अपनी बहन को बुलाएगी? ये घर है या बस अड्डा? गौरी अपनी बहन चांदनी को बुला लेती है, जो बहुत ही मजाकिया थी और सभी का मजाक उड़ाने में माहिर थी। उसकी एंट्री के साथ ही घर में हलचल मच जाती है। हेलो हेलो, सब बच कर रहना, चांदनी आ गई है। अच्छा, तू गौरी की बहन है? अरे आप अभी तक जिंदा हो, इम्प्रेसिव। क्या कहा? कुछ नहीं। और गौरी, ये तेरी सास है या स्कूल की प्रिंसिपल? हर वक्त ऐसे घूरती रहती है। क्या कहा? यहाँ सबके कान खराब है क्या? हद हो गई, अब तो हर कोई यहाँ रहने आ रहा है। इस घर पर तो सरकारी धर्मशाला का बोर्ड लगा देना चाहिए। गुड आइडिया। अरे बस कर। दादी, गुस्सा कम करो, नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अरे चांदनी, चल कमरे में चल, वरना तेरी वजह से यहाँ सब रोने लगेंगे। अगली सुबह रामकली जब टॉयलेट जाने के लिए उठती है तो दरवाजा अंदर से बंद होता है और फिर शुरू होता है एक नया बवाल। अरे कौन अंदर बैठा है? बाहर निकलो। अभी आ रही हूँ, बस हो गया। जल्दी करो, अब तो मेरे फटने की नौबत आ गई है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और लीला बाहर आती है। अरे इस टॉयलेट में तो कोई सुविधा ही नहीं है, पानी की टोटी धीमी है, बाल्टी टूटी हुई है और दरवाजा तो लगता है 1947 का है। अरे बस कर, मुझे सुविधाओं का ज्ञान मत दे, मुझे अंदर जाने दे, हट। रामकली दरवाजे की तरफ बढ़ती ही है कि अचानक रूपा आ जाती है। अरे पहले मैं जाऊंगी। क्या? तू? नहीं, पहले मैं जा रही हूँ। क्या कहा? जोर से बोलो। अरे माँ जी, मेरी बहन को जाने दो, ये बीमार है। ये बीमार तो मैं बूढ़ी, मैं पहले जाऊंगी। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे पहले जाने दो। सब एक साथ चुप और पूनम को जाने दिया जाता है। पूनम के निकलते ही झगड़ा फिर से शुरू हो जाता है। अब मैं जाऊंगी। मैं कह रही हूँ पहले मैं जाऊंगी, वरना किसी को नहीं जाने दूंगी। तभी गौरी और उसकी बहन चांदनी वहाँ आ जाती है। अरे वाह, यहाँ तो टॉयलेट की कुर्सी के लिए कुश्ती का मुकाबला चल रहा है। ये तो बिग बॉस से भी अच्छा है। सही पकड़ी हो दीदी। तभी पड़ोसन मीरा वहाँ आ जाती है। अरे अरे, यहाँ क्या हो रहा है? इतनी चिल्लपोक क्यों मची है? अरे मीरा, मेरी बेटी प्रेग्नेंट है और यहाँ टॉयलेट के लिए लड़ाई हो रही है। क्या बताऊँ तुझे, ये घर
अरे मीरा, चल तुझे चाय पिलाती हूँ, यहाँ सब ठीक है। नहीं नहीं, पहले मैं ये जानूंगी कि चल क्या रहा है यहाँ, कौन किसके खिलाफ है। सब एक दूसरे के खिलाफ है और मैं तो इस तमाशे का मजा ले रही हूँ। अच्छा चल अपने घर जा, सुबह सुबह मुंह उठाए चली आई। मैं तो सब सुन के जाऊंगी। अरे भाई, कोई मुझे टॉयलेट जाने देगा कि नहीं? सब हंसने लगते हैं और मीरा को बमुश्किल घर से बाहर निकाला जाता है। जैसे तैसे सबके झगड़े खत्म होते हैं, लेकिन अब समय आता है सोहन और राजीव के काम पर जाने का, पर चाय और नाश्ते का कोई अता पता ही नहीं था। अरे क्या हो रहा है इस घर में? न नाश्ता न चाय, हम काम पर कैसे जाएंगे खाली पेट? हाँ सही कहा, यहाँ सब अपनी अपनी धुन में लगे हुए हैं और हम भूखे मर रहे हैं। अरे नाश्ता बनाना तो भूल ही गई, माँ के साथ इतनी बातें करने में लगी हुई थी। हाय राम, मैं तो जानने के चक्कर में फंस गई थी, मुझे भी याद नहीं रहा। अरे मैं भी रूपा के साथ गप्पे मार रही थी, सब गड़बड़ हो गया। क्या गप्पे? हमें भी देखो, ये क्या हो रहा है घर में? कोई हमारी परवाह नहीं करता। पहले तो ये सब नहीं होता था, अब ये लोग आ गए हैं तो हमारा काम ही नहीं चलता। अरे इस बार माफ कर दो, अगली बार हम पक्का ध्यान रखेंगे। हाँ हाँ, वैसे नहीं होगा। चलो जाओ फटाफट नाश्ता बनाओ। पहले एक काम करो, ये सब जिनकी वजह से हुआ है उन्हें यहाँ से भेजो। ये सुनकर पूनम अपनी माँ से और गौरी अपनी बहन से चले जाने को कहती है और वो लोग चली जाती हैं। लेकिन चित्रा जो बोलती है वो सुनकर सब चौंक जाते हैं। चल बहन, हम लोग भी निकलते हैं। क्या माँ भी जा रही हैं? ये तो जरूर हमसे नाराज हैं। हाँ जरूर नाराज हो गए होंगे, इसीलिए घर छोड़कर जा रही हैं। माँ रुक जाओ। अरे मैं नाराज नहीं हूँ। तो क्यों जा रही हो? हाँ फिर जा क्यों रही हो? एक काम है। क्या काम है? आपको बताना जरूरी नहीं है। और गौरी, घर का ध्यान रखना। हाँ हाँ, आपके बताने की जरूरत नहीं है। बस तू मेरी नकल करती रहा कर, जैसी सास बनेगी वैसा ही बहू को भी करना है। बिल्कुल। इसके बाद चित्रा अपनी बहन के साथ अपने मायके चली जाती है। उसके बिना अब घर का क्या हाल होगा, जानने के लिए देखिए जैसी सास वैसी बहू का अगला पार्ट। और वो पार्ट आपसे मिस ना हो, इसके लिए हमारे चैनल एनएम स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब तक आपने देखा कि रामकली चित्रा को और चित्रा पूनम को डांटती रहती है। चित्रा तो रामकली को जवाब दे देती है, लेकिन पूनम चित्रा से कुछ नहीं बोल पाती है। फिर पूनम की देवरानी गौरी शादी करके घर में आती है और वो चित्रा से तंग आकर उसे उल्टा जवाब दे देती है। इसके बाद सोहन की सरकारी नौकरी लगती है तो रामकली, चित्रा और पूनम उसे अपनी साइड करने में लग जाती हैं, पर आखिरकार पूनम ही सफल होती है। फिर पूनम के प्रेग्नेंट होने की खबर मिलती है तो उसकी माँ रहने आ जाती है और उसके बाद चित्रा और गौरी की बहन भी आ जाती है, जिससे काफी बवाल होता है। अंत में सब अपने घर लौट जाती हैं, पर चित्रा भी अपनी बहन के साथ चली जाती है। अब आगे। चित्रा, चित्रा, अरे ओ चित्रा, कहाँ मर गई? जी दादी, क्या हुआ बताइए। तू चित्रा है? अरे चित्रा को बुला रही हूँ तो उसको भेजना। पर दादी वो तो। क्या वो तो पड़ी सो रही है या सोने का नाटक कर रही है? नहीं वो। रुक, मैं आती हूँ, ऐसे नहीं उठेगी वो। पूनम बोलने की कोशिश करती रही, लेकिन रामकली ने एक नहीं सुनी और सीधा चित्रा के कमरे में गई। अरे ओ करमजली, एक बार में तुझसे सुना नहीं जाता है। पर कमरे में तो कोई भी नहीं था। चित्रा तो अपने मायके गई हुई थी। खाली कमरे को देखकर रामकली को याद आया कि चित्रा तो घर में है ही नहीं। अरे क्या हो गया दादी? कुछ नहीं हुआ, मुझे लगा चित्रा घर में है। नहीं, वो तो कल चली गई थी ना। आप बताइए क्या काम है, मैं कर देती हूँ। नहीं, रहने दे, कुछ खास बात नहीं थी। अरे बताइए ना, आप इतनी तेज चिल्ला रही थी तो कोई तो बात होगी। अरे चित्रा को बुलाने का मतलब हमेशा कोई काम थोड़ी होता है। मुझे तो उसको परेशान करने में भी मजा आता है। रामकली ये बोलकर चली गई, पर गौरी और पूनम ये बात सुनकर हैरान रह गई। आज पहली बार उन्होंने रामकली के मुंह से कुछ ऐसा सुना था। उसके बाद वो लोग नोटिस करती हैं कि रामकली आजकल ज्यादा बोलती नहीं है। दादी चुप चुप सी क्यों लग रही हैं आजकल? हाँ, मैंने भी नोटिस किया है। कल मैंने उनसे खिचड़ी बनाने को कहा तो वो भी बिना कुछ कहे मान गई, वरना दादी के बिना ताने मारे तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रही हो, कुछ अजीब सा लग रहा है। तभी उनके पड़ोसन मीरा वहाँ आ जाती है। अरे भाई, क्या गप्पे लग रही हैं? सब खैरियत तो है? रामकली चाची नहीं दिख रही हैं, कहाँ हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा मीरा आंटी, दादी आजकल कुछ चुपचाप सी रहती है, बोलती ही नहीं है।
जैसे पहले हर बात पर ताने मारा करती थी। हाँ आंटी, आजकल वो किसी चीज में कमी नहीं निकालती और ना ही कोई नखरा करती है। कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे वाह, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम दोनों नई बहुएं हो, इस घर का हाल क्या समझोगी। देखो, ये लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं, लेकिन जब चित्रा चली जाती है ना, तो रामकली चाची ऐसी ही हो जाती हैं। उनकी सारी तकरार सिर्फ दिखावा होता है, असल में उन्हें चित्रा की आदत हो गई है। क्या? ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। मतलब दादी को माँ जी की कमी खल रही है। हाँ, घर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब अपनी बहू बेटियां दूर हो जाए ना, तो हर माँ को ये अकेलापन महसूस होता है। मीरा चली जाती है और दोनों बहुएं एक दूसरे की ओर हैरानी से देखती हैं। ओह, हमें तो लगा था दादी हर वक्त माँ जी से लड़ती रहती है। हाँ, मैंने तो सोचा था जब माँ जी नहीं होंगी तो शांति होगी, पर अब ये शांति ही अजीब लग रही है। इतने में गौरी को याद आता है कि उसने चावल पकने गैस पे रखे थे। अरे बाप रे, मैंने चावल तो गैस पर रख दिए थे, सब जल गए होंगे। हे भगवान, आज बहुत डांट पड़ेगी। हाँ चल, जल्दी चल। दोनों दौड़कर रसोई में जाती हैं और देखती हैं कि चावल जल रहे हैं और बदबू निकल रही है। अब तो मेरी खैर नहीं, दादी जरूर डांटेंगी। हाँ, फिर वही ताने सुनने को मिलेंगे। वो लोग गैस बंद करती हैं और चावल दोबारा बनाने रखती हैं, पर उन्हें डांटने कोई नहीं आता। कोई डांटने नहीं आया। हाँ, कोई डांटने वाला नहीं है। बिना डांट के घर कितना खाली सा लग रहा है, अजीब सा। दोनों एक पल के लिए चुप हो जाती हैं। दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन गौरी और पूनम चुपचाप बैठी थी, मानो घर में मातम हो। पूनम दीदी, आपको भी कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? घर में जैसे सब कुछ रुक सा गया है। हाँ बिल्कुल, दादी भी चुपचाप है और बिना माँ जी के घर बिल्कुल वीरान सा लग रहा है। क्या करें, मुझे तो डर लग रहा है कि दादी कुछ कहेंगी ही नहीं। चल, क्यों ना हम माँ जी को फोन कर लें, शायद वो वापस आने की सोचे। गौरी फोन मिलाती है और उधर चित्रा उठाती है। हेलो माँ जी, आप कब तक वापस आ रही हैं? क्यों, तुझे क्या करना है? मुझे चैन से रहने दे, यहाँ मुझे सुकून मिला है, अब मुझे तंग मत करना। चित्रा इतना बोलकर फोन काट देती है और वो दोनों एकदम उदास हो जाती हैं। माँ जी ने फोन काट दिया, वो लौटना ही नहीं चाहती। लगता है अब ये घर ऐसे ही सूना रहेगा। लेकिन अगले दिन सुबह दरवाजे की आवाज होती है। पता चलता है कि चित्रा वापस आ गई है। कहाँ है सब, और ये घर को कबाड़ खाना क्यों बना दिया है? माँ जी, आप आ गई? हाँ माँ जी, दादी आपको बहुत मिस कर रही थी। क्या वो मुझे याद कर रही थी? तुम दोनों बकवास मत करो, वो बुढ़िया मुझे कभी याद नहीं कर सकती। वो तो खुश होगी कि मैं यहाँ से चली गई थी। नहीं माँ जी, सच में दादी बहुत चुपचाप थी। बस करो, मुझे मत सुनाओ ये नाटक। वो औरत मुझे याद करे? नामुमकिन। तभी रामकली चित्रा की आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। अरे ओ करमजली, इतनी जल्दी वापस आ गई? वहीं मर क्यों नहीं गई? क्यों आई वापस? हाँ, मर जाऊंगी, वही सही रहेगा। आपकी जान तो छूटेगी मुझसे। दोनों में जोरदार बहस शुरू हो जाती है। तेरे बिना तो घर में इतनी शांति थी, सुकून था, वापस आ गई फिर से सब बर्बाद करने। हाँ, मैं ही बर्बाद करती हूँ। मैं तो वापस आई ही इसलिए हूँ ताकि आपका खून खौल सके। गौरी और पूनम एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं। देखो दीदी, घर फिर से पहले जैसा हो गया। हाँ, अब सब ठीक है। इन दोनों का झगड़ा ही तो इस घर की रौनक है। घर का माहौल पहले जैसा हो गया था और सब बहुत खुश थे। पर अचानक एक दिन रामकली बाथरूम में फिसलकर गिर पड़ती है और उसका सिर दीवार से टकरा जाता है। अरे दादी गिर गई, जल्दी आओ सब। अरे दादी के सिर से खून निकल रहा है, जल्दी गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल ले चलते हैं। वो सब रामकली को हॉस्पिटल ले जाते हैं। परेशान तो सभी होते हैं, पर चित्रा एकदम चुप सी हो जाती है। माँ जी, आप ठीक है ना? कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। चित्रा रामकली के सिरहाने बैठी रहती है, एकदम शांत। कुछ समय बाद वो मंदिर जाती है। हे भगवान, मेरी माँ जी को जल्दी ठीक कर दो। मैं उनकी आदतों से परेशान रहती हूँ, पर वो ठीक रहेंगी तो घर का माहौल भी ठीक रहेगा। वो वापस आकर फिर से रामकली के पास बैठ जाती है। उसकी आंखों में अरे माँ जी, आप रो रही हैं? अरे हाँ माँ जी, आपकी आंखों में आंसू हैं। मैं क्यों रोऊंगी? तुम दोनों पागल हो क्या? मेरी आंख में कुछ पड़ गया है, चलो जाओ यहाँ से। थोड़ी देर बाद रामकली की हालत सुधर जाती है और उसे घर लाया जाता है। सब चैन की सांस लेते हैं। दादी, आपको पता है माँ जी आपकी हालत देखकर कितनी परेशान थी? हाँ, माँ जी तो रो भी रही थी। अरे ये चित्रा, ये रोएगी मेरे लिए? ये तो भगवान से प्रार्थना कर रही होगी कि मैं बचूं ही ना। हाँ,
मैं यही सोच रही थी, लेकिन भगवान भी इनको इसलिए ऊपर नहीं बुलाता क्योंकि वहाँ जाकर भी बस बवाल करेंगी। सब हंसते हैं और चित्रा फिर से पहले जैसी चिल्लाने लगती है। कई महीने बीत जाते हैं और पूनम की डिलीवरी का समय आ जाता है। अरे जल्दी करो, पूनम को हॉस्पिटल ले जाना है। माँ जी सब तैयार है। अब देख इस बार चित्रा का क्या हाल होगा। वो लोग अस्पताल पहुंचते हैं, पर पूनम की डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और डॉक्टर ऑपरेशन का फैसला करते हैं। हे भगवान, मेरी पूनम को कुछ ना हो। सब ठीक होगा, आप चिंता मत करो। माँ जी चलो मंदिर चलते हैं, साथ में पूजा करते हैं। तीनों मंदिर जाते हैं और मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, मेरी बहू और बच्चा दोनों को सही सलामत रखना। हे भगवान, मुझे दादी बनने का सौभाग्य दे दे और मेरी बहू को भी स्वस्थ रख। सब अच्छे से हो जाए तो मैं गरीबों में खाना बांटूंगी भगवान। प्रार्थना करके वो लोग वापस आ जाती हैं और कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आकर बताता है, बधाई हो, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है, लड़का हुआ है। ये सुनकर सब लोग फौरन पूनम और बच्चे के पास पहुंचते हैं। अरे ये लड़का तो मेरे ऊपर गया है। अरे मेरे ऊपर गया है, ये तो साफ दिख रहा है। अरे मेरे ऊपर क्यों नहीं जा सकता, मैं उसकी दादी हूँ। तू तो उसकी माँ की सास है, दादी तो मैं हूँ। पूनम भी ऑपरेशन के बाद थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी और उनकी बातें सुनकर मुस्कुराकर कहती है, अरे ये मेरा बच्चा है, मुझ पर ही गया है। भाई मुझे भी तो कुछ हक मिलना चाहिए, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। मुझे तो लगता है सब भूल ही गए हैं कि बच्चे का बाप भी है कोई। अरे नहीं नहीं। इतने में उनकी मीरा अस्पताल में आ जाती है। बधाई हो, तुम सब तो इस समय भी हमेशा की तरह लड़ाई कर रहे हो, कमाल हो। अरे तू भी आ गई, देख मेरा पोता हुआ है। हाँ हाँ देख लिया, बहुत प्यारा है। तो मुंह दिखाई भी दे दे। और उसके बाद वो सब पूनम और बच्चे को लेकर घर आ जाते हैं और हमेशा खुशी खुशी रहते हैं। ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल एनएम स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।